जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मेजर कमीशन एंड कमेटीज़ ऑफ इंडियन लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो था जो इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी एक्ट था, जो पहला लाइब्रेरी एक्ट था, वो हमारा मद्रास का जो कमीशन बना था 1940 में, उनमें रंगनाथन सर को एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था कि हमारे लाइब्रेरी में जो भी कमीज़ हैं और एक्ट की कमी है उन सबको सुधारा जा सके। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी जिसका नाम था कि लाइब्रेरी जो स्टाफ हैं वो वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल होने चाहिए और मतलब एजुकेटेड होने चाहिए, और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बननी चाहिए। तो उनकी जो बात है मानी जा चुकी थी। 1948 में पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना जो कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं तीसरे फेज पे, जिसका हम पढ़ेंगे मेजर कमिटीज़ एंड कमीशन अपॉइंटमेंट बाय द यूजीसी। अब ये बात हम करेंगे कि यूजीसी के द्वारा कौन कौन सी कमेटी एंड कमीशन अपॉइंट की गई थी। तो सबसे पहले हम यूजीसी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूजीसी क्या करती है और किस हिसाब से काम करती है, और यूजीसी ने ही कमेटी एंड कमीशन अपॉइंटमेंट क्यों कराएं। तो यूजीसी जो है उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार स्थापित किया गया और वैधानिक निकाय बन के तैयार हुआ। इसका मुख्य कार्य जो है भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों, यानी कि मानक जो है उनको ग्रांट करना, समन्वय कोऑर्डिनेट करना, उनको निर्धारण डिटरमाइन करना, रख रखाव उनका मेंटेनेंस किसका, विश्वविद्यालयों का, इन सब भी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, यूजीसी रखता है। जब तक वो ग्रांट नहीं करेंगे, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हो, यूजीसी से उनको ग्रांट कराना ही पड़ता है। तभी आपको ये रहेगा कि कभी आपने एडमिशन लेना है या फिर कोई भी चीज़ करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खुलती है, तो हम सबसे पहले यूजीसी के लिस्ट में उनको देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ उस यूजीसी से ग्रांट मिला हुआ है या नहीं। तो यूजीसी क्या कर रही है, सभी के ऊपर निगरानी कर रही है, उनको डिटरमाइन कर रही है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, उनका रखरखाव कर रही है और उन्हें ग्रांट देने का काम कर रही है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह भी देता है, कौन, यूजीसी। पुस्तकालय विकास में इसकी भूमिका मुख्य रूप से एकेडमिक लाइब्रेरीज यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन सब पर केंद्रित रही है। तो उनमें आता है जो यूजीसी के द्वारा दिया गया कमीशन, सबसे पहला आता है राधा कृष्णन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1940 से 1949 तक इसका चलता रहा। इनके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। आप इनके बारे में भी जानते होंगे, आप इनके बारे में कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर एस रंगनाथन कौन थे, सॉरी डॉक्टर एस राधा कृष्णन कौन थे। इस कमीशन ने क्या किया, जो विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय की जो शिक्षा थी उनमें जो कमी थी, यानी कि द कमीशन वाज सेट अप टू एग्जामिन द प्रॉब्लम्स, यानी कि जो विश्वविद्यालय के एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स थी, किसके विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स थी उनको एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर एस रंगनाथन सर को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट कराया गया और सजेस्ट करने के लिए बोला गया कि भाई इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकती हैं उसको सजेस्ट कीजिए, उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। इंपॉर्टेंस लाइब्रेरीज इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। यह आयोग भारत विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं की जांच करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया। इसने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में पुस्तकालयों के महत्व को देखा। यानी कि पहले नहीं पता था कि भाई लाइब्रेरी का चीज़ें क्या है, हमें कैसे पता चला, जब तक इन्होंने ये प्रॉब्लम जो चल रही हैं उसको उजागर नहीं किया। तो सबसे पहले हमें तो यूजीसी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कमीशन जो है अपॉइंट कराया, कमीशन बनाया, कमीशन में अपॉइंट कराया, ठीक है। तो अपॉइंट किनको कराया, डॉक्टर एस रंगनाथन को कराया। और डॉक्टर एस रंगनाथन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। वो डे कौन सा है आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तो वेल क्वालिफाइड भी थे डॉक्टर एस रंगनाथन।
तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया, उनको ये चीज़ समझ में आया कि भैया उच्च शिक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट रखता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन रखता है? पुस्तकालय रखता है। तो इसी वजह से उन्होंने महत्व को बताया इस कमीशन के अंदर। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? इट फेमसली स्टेट, उन्होंने एक फेमसली तरीके से बोला कि द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज वर्क। तो आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा कि ये शब्द किसने दिए थे कि द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज वर्क, मतलब यूनिवर्सिटी में जितने भी वर्क चल रहे हैं उनका हार्ट माना जाता है। कौन माना जाता है? लाइब्रेरी माना जाता है। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि 6.25% जो है ना टोटल बजट का, किसका? यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट होता है 6.25%, ये खर्च करेंगे या फिर 40 रुपये भी खर्च करेंगे। किसके ऊपर? पर स्टूडेंट के रूप में खर्च करेंगे ऑन दी यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज। मतलब इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय की जो कुल बजट है उसका 6.25% या फिर प्रति छात्र 40 रुपये विश्वविद्यालय पुस्तकों पर खर्चा किया जाना चाहिए। It also recommend non-recurring grants once in a 5 years to cope with the areas of books and journals। मतलब इन्होंने पुस्तकों और पत्रिकाओं के बकाया को पूरा करने के लिए हर 5 साल में एक बार गैर आवर्ती अनुदान भी सिफारिश की। फिर द फर्स्ट लाइब्रेरी कमेटी फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया वाज कंस्टिट्यूट एट ए मद्रास यूनिवर्सिटी मद्रास बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन। भारत में एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए पहली पुस्तकालय समिति इन सिफारिशों के आधार पर मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास में गठित की गई। इसका प्रभाव क्या पड़ा? दिस कमीशन लेट स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन द सेंट्रल रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन हायर एजुकेशन एंड प्रोवाइडेड अ फाइनेंशियल बेंचमार्क फॉर अ लाइब्रेरी फंडिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट। मतलब इनका जो प्रभाव पड़ा ना, ये बहुत ही दृढ़ता से जोर दिया गया कि पुस्तकालयों के वित्त पोषण के लिए एक वित्त मापदंडन प्रदान किया जाना चाहिए जो कि एकेडमिक पुस्तकालय पर विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता रहे। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल बैरियर को तोड़ा, सेंट्रल लाइब्रेरी का रोल बताया, कहाँ पे कि हायर एजुकेशन में सेंट्रल लाइब्रेरी का क्या रोल होता है, उसके फाइनेंशियल सिस्टम क्या होने चाहिए, उनको फंडिंग कैसे देना चाहिए, ये सारा चीज़ इन्होंने डाला और उसका प्रभाव भी पड़ा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम द लाइब्रेरी कमेटी की जो 1957 में बना। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी कमेटी है 1957 की, इसके भी चेयरपर्सन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन रहे। अब इनको किस लिए अपॉइंट किया गया? तो यूजीसी ग्रांट कमीशन ने एक जो फॉर्म किया दिस कमेटी को, क्या चीज़ के लिए? एडवाइस करने के लिए। क्या एडवाइस करने के लिए? डेवलपमेंट को, ऑर्गेनाइज करने को यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस लाइब्रेरी। मतलब इन्होंने जो ये कमेटी बनाई और इनका चेयरपर्सन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को बनाया, वो इसलिए बनाया कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरी है उनका डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तैयार किया जा सके। और यूजीसी ने इस कमेटी को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एडवाइस देने के लिए बनाया। ठीक है, इनका मेन रिकमेंडेशन क्या था? इनका मेन रिकमेंडेशन ये था कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, स्टाफ फॉर्मूला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टाफ फॉर्मूला देने वाले कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कौन से कमीशन में दिया इन्होंने? द लाइब्रेरी कमेटी में दिया, जो कि 1957 में बना था। इन्होंने प्रोवाइड कराया डिटेल फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर रिक्वायर्ड इन द डिफरेंट सेक्शन। हर एक सेक्शन में, लाइब्रेरी के हर एक सेक्शन में कितने स्टाफ होने चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिसका स्टाफ फॉर्मूला बनाया गया। स्टाफिंग रेशियो ऑफ द वेरियस सेक्शन लाइक एक्विजिशन, पीरियोडिकल, पब्लिकेशन, टेक्निकल, मेंटेनेंस एंड रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल 1 स्टाफ मेंबर फॉर द एवरी 6000 न्यू बुक्स। मतलब उन्होंने बोला, एग्जाम्पल देके, कि हर 6000 बुक पे एक नया स्टाफ होना चाहिए। उन्होंने सेक्शंस भी बांटे जिसमें नाम था रेफरेंस का, टेक्निकल का, मेंटेनेंस का, पब्लिकेशन का, एक्विजिशन का। इन सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टाफ होने जरूरी हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियंस, इन्होंने स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन का भी रिकमेंडेड किया
कि उसका स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन क्या होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे रिकमेंड द लाइब्रेरी शुड द रिसीव स्टेटस, मतलब उन्होंने एक मेन रिकमेंडेशन दी कि भाई लाइब्रेरियन को एक अपना स्टेटस मिलना चाहिए, उनका सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, और सैलरी भी प्रोफेसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि हम लोग प्रोफेसर को मानते हैं, जो नॉलेज उनके पास होती है वो नॉलेज हमारे लाइब्रेरियन के पास भी होती है। और उसी तरह का बहुत बड़ा रोल है लाइब्रेरियंस का, जो चीज़ें वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो एजुकेशन लेते हैं, किसकी मदद से लेते हैं, लाइब्रेरी की मदद से लेते हैं। लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, उनको कैटलॉगिंग करना होता है, उनका सेल्विंग करना होता है, बहुत सारे मेंटेनेंस लाइब्रेरी के अंदर करने पड़ते हैं, और मल्टीपल कॉपी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के होते हैं, और उनका सारा नॉलेज लाइब्रेरियन को रखना पड़ता है। हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होते हैं, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट एक लाइब्रेरियन के पास होते हैं दिमाग में, ताकि वो सजेस्ट करते हैं सर ये बुक्स शुड बी द वेरी बेनिफिशियल फॉर द यू। तो इसी वजह से हो सकता है सर ने ये सारी चीज़ें सोची और लाइब्रेरियन के स्टेटस के बारे में बात कही, और उनके सैलरी को इक्विवेलेंट मानने की बात कही। किसके इक्विवेलेंट? प्रोफेसर के इक्विवेलेंट मानने की बात कही, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आती है फंडिंग की। दे प्रपोज द फंडिंग 15 रुपीज पर स्टूडेंट एंड द 200 पर रिसर्चर स्कॉलर एंड द टीचर फॉर द लाइब्रेरी मटेरियल्स। मतलब लाइब्रेरी सामग्री के लिए 15 रुपये प्रति 15 रुपये, और प्रति शोध विद्वान और शिक्षक के लिए 200 रुपये का फंडिंग प्रपोजल रखा। फिर LIC एजुकेशन की भी बात की, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स शुड ओनली ऑफर डिग्री कोर्सेज, बैचलर, मास्टर एंड PhD, एंड डिप्लोमा शुड बी द कन्वर्टेड इनटू द डिग्री। उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को सिर्फ डिग्री कोर्सेज, बैचलर, मास्टर और PhD ऑफर कराने चाहिए, डिप्लोमा को भी डिग्री में बदलना चाहिए, ठीक है। और उनका इम्पैक्ट क्या बड़ा? फिर लाइब्रेरियन बिगन टू बी सीन नॉट जस्ट अ बुक कीपर्स बट एज अ नॉलेज मैनेजर। मतलब जो लाइब्रेरियन है सिर्फ बुक को रखने के लिए नहीं होते हैं, वो नॉलेज को मैनेज करने के लिए भी होते हैं। इन हिसाब से सोचा जाने लगा। कब? जब डॉक्टर रंगनाथन सर ने इन सब चीज़ों का, उनके स्टेटस के बारे में बात की, उनके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात की, तब से इम्पैक्ट हुआ कि लाइब्रेरियन को सिर्फ बुक कीपर नहीं मानने लगा कि बुक लेकर के ढोना है और सॉल्विंग करना है, उनको नॉलेज मैनेजर भी मानने लगा। क्यों? कि भाई ये बहुत सारी किताबों का नॉलेज रखते हैं, उनमें कौन सा कंटेंट है, जर्नल कौन सा है, उन सब का जो पूछते हैं वो सारे जवाब देते हैं। सर्च पब्लिकेशन का, स्कोपस का, हर सारे सब्जेक्ट का कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, सारी चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। फिर एक बनी रिव्यू कमेटी ऑन द लाइब्रेरी साइंस 1961 से 1945। इस कमेटी के भी चेयरपर्सन डॉक्टर SR रंगनाथन जी बने, ठीक है। तो इनमें इन्होंने क्या देखा भाई? उनको इसलिए बनाया गया, इसमें ये देखा कि रिकमेंडेशन देनी थी 1957 में कमेटी। दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन इन्वेस्टिगेशन द स्टेट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब ये कमेटी इसलिए बनाई गई कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें स्टेट लाइब्रेरी के एजुकेशन के बारे में जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में कराया जा रहा है, और इम्प्रूव करें क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो 1957 की जो कमेटी रिकमेंडेशन के बाद इस कमेटी को भारतीय विश्वविद्यालय में पुस्तकालय शिक्षा की स्थिति को जांच करने और LIC एजुकेशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया, ठीक है। इसकी रिपोर्ट जो है लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज 1965 में प्रकाशित हुई। इनका मेन रिकमेंडेशन क्या था? इनका मेन रिकमेंडेशन टीचर के स्टेटस पे, जो कि LIS टीचर हैं, शुड बी द ट्रीटेड इक्वली टू द फैकल्टी। जो लाइब्रेरी के टीचर हैं वो फैकल्टी के बराबर माना जाए फॉर अदर एकेडमिक डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर दूसरे एकेडमिक डिपार्टमेंट के लिए भी फैकल्टी के बराबर इनको ट्रीट किया जाना चाहिए। सिलेबस की बात की गई, फिर फैकल्टी शुड रेशियो में बात की गई, फिर इसका इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के लिए बात की गई, एक्रेडिटेशन के लिए बात की गई, शुड बी द प्लेस ऑफ LIC कोर्स इन मेंटेन द क्वालिटी। फिर नेशनल सेंटर के बारे में बात की गई, सजेस्ट किया गया कि भाई क्रिएशन ऑफ द नेशनल सेंटर्स फॉर द एडवांस स्टडीज एंड द रिसर्च, किसके लिए? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? दिस कमेटी मेड द LIS एजुकेशन मोर फॉर्मल। धीरे धीरे ये एजुकेशन मोर फॉर्मल बनते गए। तो देखिए, जो कमेटी एंड कमीशन का था मेन मुद्दा यही था कि भाई जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल है उनको स्टैंडर्डाइज करना है, उनके एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना है, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो स्टैंडर्डाइज हो गया,
इट फोकस वाज अ क्वालिटी कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। अब उसके बाद हम चौथा वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें और चीज़ें क्या ऐड करनी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, सारा आपका फीडबैक आना ज़रूरी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद और नए वीडियो के साथ।